नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम आपके लिए समास का जो अगला भाग है तत्पुरुष, उसका अध्ययन कराते हैं। तत्पुरुष उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में जो अंतिम जो पद है उसकी प्रधानता रहती है। अव्ययीभाव समास में पहले पद की प्रधानता रहती है। इस प्रकार से जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस समास में द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्हों का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात सीधा इसका निचोड़ जो है वो ये है कि इस समास में कारक नियम जितने भी हैं उन नियमों के आधार पर ही ये समास है। इसमें कारक के जो नियम है अर्थात कारक के अनुसार ही इस समास का चक्र चलता है। समास का समास विग्रह और समस्त पद बनता है। इसमें समस्त पद में अर्थात दोनों पदों को मिलाने के बाद जब एक पद बनता है समस्त पद, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। पहले पद में कारक नियम के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है और समस्त पद बनाते समय पहले ही पद की विभक्ति को हटाकर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को जोड़ दिया जाता है। उत्तर पद में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। इस समास में जिस विभक्ति का लोप होता है वह उसी के नाम से जाना जाता है। यदि द्वितीया का लोप हो तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया का लोप हो तो तृतीया तत्पुरुष, षष्ठी का हो तो षष्ठी तक। लेकिन जहाँ तक संभव हो आप इसका नाम लिखें। यदि फिर भी असमंजस की स्थिति हो तो आप इसका नाम ना लिखें, सीधा ही समास का नाम लिखें और वो लिखें तत्पुरुष समास। इसके दो भाग हैं जिसका वर्णन मैंने पहले किया है, कर्मधारय और एक है द्विगु। आइए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो लक्षण दिया है वो ये है। नंबर 2, तत्पुरुष समास लक्षणम इसका लक्षण है उत्तर पद या पदार्थ। उत्तर पद प्रधानो, उत्तर पदार्थ या पद प्रधानो तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद की, किसकी? उत्तर पद, उत्तर पद की प्रधानता। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं।
नंबर 1। इसी में अगला है कि जिस समास में द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। नंबर 1, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। नंबर 2, जिस समास में द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस विभक्ति का लोप होता है उसमें हम उसे उसी नाम से पुकारते हैं। यदि द्वितीया का लोप होता है तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया का होता है तो तृतीया तत्पुरुष, और चतुर्थी का यदि होता है तो वहाँ होता है चतुर्थी तत्पुरुष, और पंचमी का यदि होता है तो वहाँ होता है पंचमी तत्पुरुष। इस प्रकार से नियम या विशेष, इसमें एक नियम आपको याद रखना है कि समस्त पद में, किसमें, समस्त पद में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना। समस्त पद से आपको छेड़छाड़ नहीं करना। यदि इससे आपने छेड़छाड़ किया तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, अर्थात इसका जो उत्तर आपके द्वारा दिया हुआ होगा वो गलत माना जाए। इसलिए मित्रों, जिस प्रकार से समस्त पद तत्पुरुष समास के समस्त पद में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना वर्जित है, उसी प्रकार से इस समाज के अंदर नारी के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना रखना भी वर्जित। ये जिस प्रकार से समस्त पद तत्पुरुष समास का जो समस्त पद है यानी उत्तर पद जो बनता है, उत्तर पद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना विशेष हानिप्रद होता है, उसी प्रकार से आदि शक्ति को, लक्ष्मी स्वरूपा नारी को यदि किसी भी प्रकार से बुरी दृष्टि, कुदृष्टि से यदि जीव देखता है तो उसे उसका भी परिणाम भोगना पड़ता। ये समस्त पद, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि मुझे एक थोड़ी कहानी सी याद आ गई है। एक समय रैदास जी पानी पिला रहे थे, अपने जो धंधा करते थे वो धंधा कर रहे थे। एक महाशय उनके पास आया और उन्होंने कहा कि मेरा ये आप काम कर दो। उसने वो काम कर दिया। महाशय को प्यास लगी, लेकिन रैदास के पास पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, इस महाशय को जल अर्पण कर दो। तो लड़की ने जिस काम को रैदास जी अर्थात जूते, चप्पल आदि इनका जो सिलाई का काम होता था उसे करते थे, उसी पानी से उसमें काम में लिया करते थे। पुत्री ने उसी पानी को उस महाशय के लिए दे दिया। महाशय ने उसका अपमान किया और पानी को छोड़कर चला। लेकिन जाने के बाद उसे एहसास हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि आपने एक
ऐसे व्यक्ति का अनादर किया है जिसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए वो वापस आया। वापस जब आया तो उसकी लड़की मिली, पुत्री मिली, और पुत्री से कहा कि हे बेटी, मुझे उसी जल को पीना है। तो पुत्री ने कहा कि हे महाशय, वो पानी फिर आम न, यानी वो पानी फिर से नहीं आएगा, वो पानी तो चला गया। इसलिए समस्त पद में अर्थात उत्तर पद में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना, परिवर्तन करना विनाशकारी होता है। उसी प्रकार से इस समाज में नारी शक्ति के प्रति दुर्व्यवहार करना या कुदृष्टि डालना विनाशकारी होता है। आइए इसका हम इस प्रकार से ये समास का जो उदाहरण है वो उदाहरण अब हम इस समास के कर फिर से समझे। उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। कारक, उसका अर्थ करते समय जिस कारक का चिन्ह निकलता है उसी कारक की उसमें हम विभक्ति लगाते हुए चलेंगे और उसका समास विग्रह करते हुए चलेंगे। समास विग्रह यदि दिया है तो हमें किसी भी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि पहले पद को देखना है हमें, समास विग्रह का पहला पद देखना। यदि उसमें विग्रह में जो पूर्व पद है उसमें तुम्हें द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी तक विभक्ति लगी हुई दिखाई देंगी तो समझ लेना वो समास है तत्पुरुष समास। विग्रह से जब हम समस्त पद बनाते हैं तो ये जो विभक्तियां लगी हुई हैं इन विभक्तियों का लोप कर देंगे और दोनों ही पदों को एक साथ मिला देंगे, हमारा समस्त पद बनकर तैयार हो जाए। आइए आगे देखो, इस समास में किस पद की प्रधानता होती है बच्चों? उत्तर पद। कौन कौन सी विभक्ति लगी हुई होती है? द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। विग्रह से समस्त पद बनाते समय उत्तर पद में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे अब यहाँ हम उदाहरण प्रारंभ करते हैं। जैसे ग्राम गत है, कृष्ण श्रुत है। ग्राम गत है, ग्राम को कौन सा कारक? कर्ता ने कर्म, द्वितीया विभक्ति। तो हमें अर्थ के आधार पर, कारक अर्थ के आधार पर हमें विभक्ति लगानी है। कौन सी? द्वितीया। ग्रामम गत है, इसका अर्थ हो गया गाम को गया। क्या अर्थ हो गया? गाम को गया। कौन सा चिन्ह निकल रहा है? कर्म कारक। तो विभक्ति कौन सी लगानी है? द्वितीय। इसी से समझते हैं ये समास विग्रह है। समास विग्रह की पहचान करनी है कि इसमें समास कौन सा है। समास है तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि पहले पद में द्वितीया विभक्ति लगी। यदि इसका नाम लिखना है, असली जो नाम लिखना है, तो आपको लिखना है द्वितीया तत्पुरुष। इसी प्रकार से कृष्ण श्रुत, इसका अर्थ है कृष्ण पर, कृष्ण पर, कृष्ण को श्रुत, कृष्ण को आश्रित। ये इसका दूसरा उदाहरण। इसी प्रकार से जिस कारक का अर्थ निकलता है उसी कारक की
उसमें विभक्ति लगा देते हैं। जैसे और भी ले सकते हो, धनापन्न, धनापन्न है, धन को कौन सी विभक्ति? द्वितीया, धनम आपन्न, धनम आपन्न, धन को प्राप्त, धन को प्राप्त। इस प्रकार से किसी भी उदाहरण को आप ले सकते हैं। कूप पतते, कूप पतित, कुएं को प्राप्त अर्थात कुएं को प्राप्त, कूपम पतित, ये है द्वितीया तत्पुरुष। यह कौन सा है? द्वितीया तत्पुरुष। खट वारूढ़ है, खटवा, खटवा मन होती है खाट, आरूढ़, आरूढ़ मन होता है बैठ, खाट को प्राप्त अर्थात खाट पर बैठा हुआ है। इस प्रकार से इसमें कारक चिन्ह निकलता है कौन सा? कारक नंबर 2, अर्थात कौन सा कारक है? कारक। इसके बाद कौन सा आएगा? कारण। कारण का मतलब 3, विभक्ति कौन सी लगानी है? तृतीया। विभक्ति कौन सी लगानी है? तृतीया। देखिए अपने आप ही कारक चिन्ह उसमें आएगा, जैसे नक भिन्न, नाखूनों से भिन्न, ये नांग विकार एक सूत्र है। अंगविहीन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नख भिन्न, नाखूनों से विभक्ति कौन सी लगाई जाएगी? तृतीया। क्यों? क्योंकि अंगविहीन, यदि अंगविहीन नहीं होता तो से के स्थान पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते। नखई भिन्न, कौन सा तत्पुरुष? तृतीया तत्पुरुष। ये समास विग्रह है, इसका समस्तुद बनाना है। क्या बन गया? नख भिन्न। क्यों? क्योंकि पहले पद में जो विभक्ति लगी हुई है उसका लोप कर देते हैं और दोनों पदों को एक साथ मिला देते हैं। समास कौन सा है? तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि पहले पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लगी हुई है, इसलिए नख भिन्न। इसी प्रकार से आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मास पूर्वम। अब इसका आप अर्थ कीजिए। मास पूर्वम, महीना, मास मन होता है महीना, मास पूर्व मान पहले। कैसे बोलेंगे? आप बोल के देखो। महीने से पहले, महीने से पहले। और चिन्ह कौन से कारक का आता है? करण का होगा या अपादान। यदि दो संज्ञाएं एक साथ काम करती है, चिन्ह से निकलता है, तो वहां पंचमी का प्रयोग करते हैं। और यदि से चिन्ह निकलता है, एक साथ काम करती हैं, तो वहां करण का प्रयोग करते हैं। इसलिए मित्रों यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। मासे पूर्व, महीने से पहले, मासे पूर्व। कौन सा तत्पुरुष? तृतीया तत्पुरुष। धान्यार्थ, धान्यार्थ, धान्य, धान्य से, धान्य से, धान्यार्थ, धान्य से अर्थ है, धान्य से अर्थ। कौन सी विभक्ति? तृतीया।
दानेन अर्थ है। इस प्रकार से हम इस तृतीया तत्पुरुष का अर्थ करते हैं, दान्यार्थ। और भी यदि लेना चाहते हो तो दानार्थ, इसका दान से अर्थ दानेन, इसका होगा समास विग्रह दानेन अर्थ। इस प्रकार से तृतीया विभक्ति का चिन्ह निकलता है, लेकिन अर्थ निकालते समय आपको एक बात याद रखनी है, यदि उसमें साथ का चिन्ह निकलता है, नियम यदि आपको याद नहीं है तो इतना अनुभव जरूर कर लें कि साथ का अर्थ निकलता है तो वहाँ तृतीया तत्पुरुष होता है, और साथ का अर्थ यदि नहीं निकलता है तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष होता है। इस प्रकार से ये तृतीया तत्पुरुष है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम कराते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी जो तत्पुरुष है अर्थात संप्रदान जो कारक है, कर्मणा यमोभि प्रेति से संप्रदान, दान के कर्म से, इससे दान के कर्म से जिसे संतुष्ट किया जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। दान के कर्म से जिसे संतुष्ट किया जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। देना यानी दान। दान जो होता है वो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिसके बदले में कुछ भी नहीं लिया जाता। यदि बदले में लिया जाता है तो अपादान होगा, यदि बदले में नहीं लिया जाता है तो वहाँ संप्रदान होगा। यही अंतर है। आइए, जैसे चतुर्थी नंबर 4, जैसे ये है विप्र ददा। विप्र माने ब्राह्मण और ददाती माने देता। अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण को देता है, दे रहा है। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। विभक्ति कौन सी? चतुर्थी। तो समास कौन सा हुआ? तत्पुरुष। समास कौन सा हुआ? तत्पुरुष। विभक्ति चतुर्थी। इसका होगा विप्राय। कितने वचन? एक वचन। विप्राय ददा। यूपदारु, यूपदार। चतुर्थी यूपाय दार। भूत बलि, भूतेभ्य, भूतों के लिए अर्थात देवताओं के लिए बलि। किसके लिए? देवताओं को बलि या भूता है बलि। एक वचन यदि करते हैं तो इसका होगा भूताय बलि, और बहुवचन यदि करते हैं तो इसके प्रयोग में अपन लगाते हैं एक, बन जाएगा भूतेभ्य बलि। इस प्रकार से ये चतुर्थी संप्रदान है। गोहितम, गोहितम, गोहितम यानी गो मानो होता है गाय। गाय के लिए यानी गाय का हित। क्या बनेगा? गाय का हित। गवे हितम, गवे हितम। और बहुवचन में यदि इसको बनाना है तो इसका बनेगा गौभ्य हितम। क्या बनेगा? गौभ्य हितम।
गौ सुखम, यही उदाहरण है। जैसे गौ सुखम, गाय के लिए सुखम। इसी प्रकार से गवे या गौ सुखम, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास दिया हुआ है। और भी यदि आप लेना चाहते हैं, जैसे गौ रक्षतम, गौ रक्षतम, ये भी इसी का उदाहरण। गवे रक्षतम, इसी प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। ये है चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है पंचमी तत्पुरुष समास। आगे देखो, जैसे पंचमी, अर्थ कीजिए सिंह विभेति। कारक नियम है कि भीत्रार्था नाम भय हेतु, भय वाली धातुओं में पंचमी होती है। भय वाली धातुओं में पंचमी होती है। सिंहात विभेति, सिंहात विभेति, इसका अर्थ हुआ शेर से डरता है। एक है अश्व पतत, घोड़े से गिरा। जब दो संज्ञाएं एक दूसरे से अलग होती हैं तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सीधा निचोड़ ये है कि कारक नियमों का विशेष ध्यान रखें। कारक नियमों के अनुसार ही इस समास का समास विग्रह किया जाता है। इसी प्रकार से हम इसका समास विग्रह कर सकते हैं। मैं इसके उदाहरण और भी देता हूं, जैसे ग्रह निर्गत, इसका अर्थ क्या हुआ? घर से निकला, घर से अलग हो गया। कौन सी लगेगी? पंचमी। ग्रहात निर्गत, ग्रहात निर्गत। इस प्रकार से जिस कारक का चिन्ह निकलता है हम उसी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद अगले दो, और वो हैं षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। आइए उन दोनों के उदाहरण भी हम आपके लिए देते हैं। जैसे सीतापति, अर्थ करके देखो, सीता का पति। समास कौन सा हुआ? तत्पुरुष। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें संबंध का चिन्ह निकलता है। किसका? संबंध का। सीता पति, ये है सीता का पति। सीताया पति, सीता का पति। रत्नाकर है, रत्नों का, आकर माने घर। रत्ना नाम आकर, रत्नों का खजाना। रत्ना नाम आकर है रत्नों का खजाना। और भी जैसे विद्यालय, विद्या का घर। विद्याया
आइए, विद्या या विद्या का खजाना, विद्या का घर। इस प्रकार से मंडूकाधिपति, मेढकों का राजा, कितने वचन? बहुवचन। मंडूका नाम, मेढकों का अधिपति। कौन सा कारक? षष्ठी तत्व। इस प्रकार से ये षष्ठी तत्पुरुष है और अंतिम जो बचा है वो बचा है अधिकरण तत्पुरुष। जैसे अक्षय सौम्य, आंखों में तेज, अक्षेषु कितने वचन? बहुवचन। आंखों में तेज। और भी जैसे देखो, वेद निपुण, वेदों में निपुण, वेदों में निपुण, वेदेषु निपुण। विद्यारत, विद्यारत है, इसका अर्थ है विद्या में लगा हुआ, विद्यायाम रत है, विद्या में लगा हुआ। इस प्रकार से ये सप्तमी तत्पुरुष है। और भी उदाहरण, आप कितने भी उदाहरण लें। कर्म कुशल, कर्म में कुशल, कर्म कर्मणि कुशल, कर्म में कुशल। इस प्रकार से ये जो समास है वो तत्पुरुष समास है। इस समास का अध्ययन हमने आपके लिए किया है। यदि कहीं पर भी कोई भी यदि समस्या यदि आपको दिखाई देती है तो उसको हम आपके लिए हल करेंगे। लिखने में यदि कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है, कभी हो भी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्रों, आप इनका अध्ययन बड़े अच्छे प्रकार से करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री।